जय माता दी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग, जहां हम आपको माता रानी के दरबार से जुड़ी सच्ची, सही और पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारे वैष्णो देवी वाले वीडियो को पूरे देश से अपार प्यार मिल रहा है। पुणे, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बिहार, हर जगह से भक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके अपने अपने सवाल पूछे हैं। कई सवालों के जवाब मैंने वहीं दे दिए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग हर यात्री के मन में आते हैं, जैसे रूम कहाँ ले, कम बजट में ठहरने की जगह, बस कहाँ तक जाती है, आरती का सही समय क्या है, मौसम कैसा रहेगा और भी कई जरूरी बातें। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं जरूरी और कॉमन सवालों के साफ और सही जवाब देने वाला हूँ, ताकि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा आसान, सुरक्षित और यादगार बन सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका सवाल भी इसी में शामिल हो। तो चलते हैं माता रानी के दरबार की ओर और लेते हैं आपका पहला सवाल। देखते हैं कि पहला कमेंट क्या आया था। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी हर श्रद्धालु तक पहुंच सके। जय माता दी। चलिए लेते हैं आपका पहला सवाल। हमारी बहन अर्चना सुरवे जी ने पूछा है कि अर्धकुंवारी गुफा का मुश्किल रास्ता कितनी दूरी का है और क्या 90-100 किलो वजन वाले लोग अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार यात्रा पर जा रही हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो जय माता दी और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको साफ बता दूं कि हाँ, 90-100 किलो वजन वाले श्रद्धालु भी गुफा में जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि भारी शरीर वाले लोग भी माता रानी की कृपा से आराम से निकल जाते हैं। बस सबसे जरूरी चीज है धैर्य और हिम्मत। अब गुफा की बात करें तो अर्धकुंवारी की जो पुरानी गुफा है वो लगभग 7 से 7.5 मीटर लंबी है। अंदर सीधा खड़े होकर चलने की जगह नहीं होती, आपको झुककर घुटनों के बल और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल लेट कर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा रेंग कर चलता है, बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ना होता है। शुरू में थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन माता रानी का नाम लेते हुए आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। अगर किसी को सांस की दिक्कत या बहुत ज्यादा डर लगे तो बाहर से भी गुफा के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन मोटे लोग नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जल्दबाजी मत कीजिए और विश्वास रखिए, आप आराम से निकल जाएंगी। जय माता दी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशीष राज जी ने पूछा है कि क्या माता वैष्णो देवी भवन के पास प्राइवेट होटल अवेलेबल हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर 31 मार्च तक स्टे फुल दिखा रहा है। आशीष जी, जय माता दी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि भवन क्षेत्र में कोई प्राइवेट होटल नहीं होता, पूरा क्षेत्र श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। अब अगर वेबसाइट पर 31 मार्च तक स्टे फुल दिख रहा है तो ऑनलाइन बुकिंग आप नहीं कर पाएंगे, ये सही बात है। लेकिन यहाँ एक जरूरी जानकारी है जो बहुत लोग नहीं जानते। भवन पर जो मनोकामना भवन है उसकी सेम डे बुकिंग कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स से होती है। सुबह लगभग 5 बजे से वहां बुकिंग शुरू हो जाती है। अगर आप सुबह जल्दी पहुंचकर लाइन लगा लेते हैं और भीड़ ज्यादा नहीं हुई, साथ ही साथ आपकी किस्मत अच्छी रही, तो वहां आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि वहां भी आपको बुकिंग नहीं मिलती, तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भवन पर ही दुर्गा भवन में फ्री स्टे की व्यवस्था रहती है। बस आपको शाम 6 बजे से पहले वहां पहुंचकर दुर्गा भवन के काउंटर पर बात कर लेनी होती है। वहां श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रुकने की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, भवन परिसर में ही राम मंदिर के पास आवरली बेसिस पर रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। लगभग 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से व्यवस्था रहती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फुल दिखाने का मतलब ये नहीं है कि रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपको सही जानकारी और थोड़ा धैर्य रखना है। जय माता दी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रजनीश सोनी जी ने पूछा है कि कटरा से शिवखोड़ी कितने घंटे में पहुंचा जा सकता है, बस कितने बजे चलती है और वापस कब आती है, और रास्ते में कौन कौन से मंदिरों के दर्शन होते हैं। रजनीश जी, जय माता दी। सबसे पहले एक जरूरी बात कि बहुत सारे भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद शिवखोड़ी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही कंफ्यूजन रहता है कि कैसे जाएं। तो मैं आपको बिल्कुल साफ जानकारी देता हूं कि कटरा से शिवखोड़ी लगभग 85 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और बस से भी आराम से जा सकते हैं। अगर बस की बात करें
तो पहली बस सुबह 7 बजे कटरा बस स्टैंड से निकलती है और जो आखिरी बस है वह लगभग सुबह 9 बजे तक मिल जाती है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सुबह 7 या 8 बजे तक निकल जाएं और बेहतर यही रहता है कि एक दिन पहले ही कटरा बस स्टैंड के काउंटर पर जाकर अपना टिकट कंफर्म कर लें। बस का किराया लगभग 250 से 300 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास रहता है। अब वापसी की बात करें तो शाम को लगभग 9 से 10 बजे के बीच बसें वापस कटरा पहुंचती हैं। रास्ते में आपको नौ देवी मंदिर, जित्तो बाबा और अगर समय रहा तो सिंगाड़ बाबा के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद शिवखोड़ी जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बस सही टाइमिंग और टिकट की जानकारी होना जरूरी है। जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशीष जी ने पूछा है कि मेरी उम्र 75 साल है। नए मार्ग से बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार पड़ाव तक जाने में कितना समय लगेगा? आशीष जी, सबसे पहले तो आपको दिल से प्रणाम और सच में बहुत सम्मान है आपका। 75 साल की उम्र में भी आप माता रानी के दर्शन की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब आपके सवाल का बिल्कुल साफ जवाब देता हूं। तो सबसे पहले मार्ग की बात कर लेते हैं। पुराना मार्ग अर्थात बाणगंगा वाले रास्ते से अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है तो पैदल लगभग 4 घंटे में अर्धकुंवारी तक पहुंच जाता है। अगर आराम से रुक कर जाए तो 5 से 6 घंटे लगना बिल्कुल सामान्य बात है। घोड़े से जाएं तो लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लगता है। अब नए मार्ग की बात करूं तो नए मार्ग से दूरी लगभग 1 किलोमीटर ज्यादा पड़ती है, इसीलिए समय थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रास्ते पर चढ़ाई थोड़ी कम है और भीड़ भी बहुत कम रहती है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं तो नया मार्ग अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको घोड़े से जाना है तो आपको पुराना मार्ग ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े की सुविधा पुराने रास्ते पर ही मिलती है। दोनों रास्तों से समय लगभग आसपास ही लगता है, बस नए मार्ग पर चढ़ाई कम होने की वजह से कई लोगों को वो ज्यादा आरामदायक लगता है। आशीष जी, सबसे जरूरी बात, जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, धीरे धीरे रुक कर चढ़ाई कीजिए। बीच बीच में पानी पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। माता रानी का नाम लेते हुए धैर्य से चलेंगे तो यात्रा बिल्कुल सफल रहेगी। जय माता दी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। रजनीश सोनी जी ने पूछा है कि क्या मैं कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरवनाथ जी के दर्शन करके 24 घंटे में वापस आ सकता हूँ? रजनीश जी, जय माता दी। सबसे पहले सीधा जवाब, हाँ, 24 घंटे में दर्शन करके वापस कटरा आना बिल्कुल संभव है। अब थोड़ा समय समझ लीजिए। कटरा से भवन तक पैदल जाने में आमतौर पर 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा हो तो कभी कभी 9 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। भवन से भैरवनाथ जी की चढ़ाई लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है पैदल, और नीचे वापस कटरा आने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अगर आप लगातार चलते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं तो 18 से 22 घंटे में आराम से पूरी यात्रा हो जाती है। अब एक जरूरी बात भी आपको बता दूं कि अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो बहुत फायदा रहेगा, और अगर आपको रोपवे की सेवा मिल जाती है तो भैरवनाथ जी की जो खड़ी चढ़ाई है वो आप आसानी से पार कर सकते हैं और काफी समय भी बच जाता है। रोपवे की सेवा लगभग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलती है, तो कोशिश यही कीजिए कि सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू कीजिए, भीड़ से पहले भवन पहुंच जाइए, और अगर रोपवे मिल जाए तो और भी बेहतर। अगर आप आराम से भी जाएंगे, बीच बीच में विश्राम करेंगे, फिर भी 24 घंटे के अंदर दर्शन करके आराम से वापस कटरा आ जाएंगे। बस प्लानिंग सही होनी चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद साथ होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे यूजर सॉप्सी जी लिखते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। रेलवे स्टेशन से निहारिका कॉम्प्लेक्स कितना दूर है ये भी बताइए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब आपके सवाल का सीधा और साफ जवाब देता हूं कि कटरा रेलवे स्टेशन से निहारिका कॉम्प्लेक्स लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा आसानी से पहुंच जाएंगे, और अगर चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। और एक जरूरी जानकारी कि निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही स्थित है, तो अगर आप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए कि निहारिका कॉम्प्लेक्स वहीं पास में ही है। जय माता दी। चलिए अब अगला कमेंट लेते हैं। हमारे यूजर केजी गेमर जी लिखते हैं कि राजस्थान से देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, कम बजट की जगह बताया भक्तों। सबसे पहले राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो आपके काम आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, इन्होंने जिस कम बजट वाली जगह की बात की है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाई हुई है, जिसमें मैंने बजट में रुकने की अच्छी और भरोसेमंद जगहें बताई हैं। अगर आप भी कम बजट में माता वैष्णो देवी यात्रा प्लान कर रहे हैं
तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी एक जगह मिल जाए। जय माता दी। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल लेते हैं। मोहित सिंह जी ने पूछा है कि मार्च फर्स्ट वीक में वेदर कैसा रहता है और क्राउड कैसा होता है। मोहित जी, जय माता दी। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते में कटरा और भवन का मौसम ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। दिन में हल्का सुहावना मौसम रहता है, लेकिन सुबह और रात में ठंडक महसूस हो सकती है। इसीलिए एक हल्की जैकेट या शॉल साथ रखना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं भीड़ की। तो अगर मार्च के पहले हफ्ते में होली पड़ रही हो तो होली के आसपास लगभग 8 से 10 दिन बाद तक भीड़ सामान्य से ज़्यादा रहती है। होली की छुट्टियों की वजह से काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद भीड़ थोड़ी सामान्य हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं भीड़ दोबारा बढ़ जाती है और उस समय काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो अगर आप मार्च के पहले हफ्ते में आ रहे हैं तो मौसम अच्छा रहेगा। बस इस बार होली पड़ रही है, इसलिए क्राउड थोड़ा ज़्यादा आपको मिल सकता है। जय माता दी। चलिए अब अगला कमेंट लेते हैं। हमारे यूजर असित जी लिखते हैं कि माता की सुबह और शाम की आरती कितने बजे होती है, डिटेल में बताइए प्लीज, थैंक्स। असित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत सारे श्रद्धालु माता रानी की आरती का सही समय जानना चाहते हैं, तो सीधा और साफ जवाब देता हूँ। माता रानी की आरती दिन में 2 बार होती है। सुबह की आरती लगभग सुबह 6 बजे होती है और शाम की आरती भी शाम के 6 बजे ही होती है। आरती के समय लगभग 2 घंटे तक सामान्य दर्शन कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उस दौरान पूरी विधि विधान से पूजा और आरती होती है। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आरती पास की व्यवस्था रहती है, जिसकी बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। और एक जरूरी बात कि आरती और पूजा की प्रक्रिया के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से ही बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपको पूरी जानकारी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जय माता दी। चलिए अब एक बहुत ही प्यारा कमेंट पढ़ते हैं। हमारी बहन परमजीत कौर जी लिखती हैं कि हम भी 30 मार्च को जा रहे हैं। आपकी वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली, थैंक यू सो मच। जय माता दी। तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो से मदद मिली, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। 30 मार्च को आप यात्रा पर जा रही हैं। माता रानी आपकी यात्रा सफल करे। बस एक छोटी सी सलाह रहेगी कि भीड़ और मौसम को ध्यान में रखते हुए सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू कीजिए और आराम आराम से यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। प्रभु दयाल शर्मा जी ने पूछा है कि बैटरी कार के बारे में डिटेल में बताइए, बुकिंग कैसे और कहाँ होती है। तो प्रभु दयाल जी, जय माता दी। बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल है। अब आपको बिल्कुल साफ और पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। बैटरी कार की सुविधा मुख्य रूप से अर्धकुंवारी से भवन पर नए मार्ग पर उपलब्ध रहती है। ये सुविधा खासकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों और जिनको चलने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत उपयोगी है। बुकिंग कब और कैसे होती है, अब इसके बारे में भी बताता हूँ। बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग यात्रा की तारीख से लगभग 60 दिन पहले खुल जाती है। तो अगर आपका यात्रा का प्लान पहले से तय है तो 60 दिन पहले ही बुकिंग कर लेना बेहतर रहता है। ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर सीट उपलब्ध हो तो मौके पर काउंटर से भी बुकिंग हो जाती है, लेकिन भीड़ के समय सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। दिव्यांग यात्रियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग यात्रियों को बैटरी कार में प्रायोरिटी दी जाती है। बैटरी कार का काउंटर अर्धकुंवारी के पास है, वहीं से बोर्डिंग की जाती है और भवन तक छोड़ा जाता है। तो अगर आप सही समय पर बुकिंग कर लेते हैं तो यात्रा काफी आरामदायक हो जाती है। जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके कई जरूरी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई सवाल रह गया हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब अगली वीडियो में जरूर शामिल करूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा भी बन जाइएगा। एक और खास बात आपको बताता हूँ कि 11 मार्च को मैं खुद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इस बार माता रानी का बुलावा आया है और मैं अपनी गाड़ी से यात्रा करूंगा, तो इस बार आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ग्राउंड लेवल वीडियो लेकर आऊंगा। और जो भी वक्त उसी समय यात्रा पर जा रहे हो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर संभव हुआ तो हम मिलकर साथ में जयकारा भी लगाएंगे। साथ ही आप ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।